तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम दिखाते किससे हैं, डेल्टा सॉल्यूशन H है ना, ये इसका सिंबल है। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल क्या होंगे सब्सटेंस होंगे, राइट। अगर उस 1 मोल सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो जो भी फॉर्मेशन होगा उसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब आपके लिए इसमें एक एग्जांपल हो कि मेरे पास मान लो है KCl, क्या मेरे पास KCl, ये कैसा है सॉलिड है, और मैंने ले लिया फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जानते हो वाटर, क्या ले लिया मैंने H2O जो कि कैसा है लिक्विड। जब मैंने क्या किया इसका फॉर्मेशन किया तो क्या बनेगा KCl.5H2O, कैसा होगा ये हाइड्रेटेड फॉर्म है ना। तो इसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज क्या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मान लो KCl में फिर क्या मिला दूं, KCl सॉलिड में मैंने क्या मिला दिया 10 मोल H2O, तो जो भी चेंज आएगा KCl.10H2O, इट मींस इसके एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मैंने क्या किया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मैंने फिक्स किया, है ना। इधर 5 इधर 10 इधर 15 16 ऐसे आप लेते जाओ, है ना। तो उसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज क्या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने क्या बोला कि आप ऐसे क्या करते जाते हो, सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहे हो, है ना। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने इसमें KCl डाला, उसको वाटर में डालता जा रहा, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। और जब कोई चेंज नहीं मिलता उसी को हम बोलते हैं क्या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो अब देखो जैसे इसी में मैंने क्या बोला कि KCl में क्या मिला दो, अब एक इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट मतलब कि KCl में सॉलिड है, इसमें मैंने क्या मिला दिया एक्वस, एक ही मतलब आप इसमें करवा रहे हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो आप इनफाइनाइट। तो जो भी चेंज आएगा क्या चेंज आएगा, KCl क्या बनेगा एक्वस बनेगा। इतनी बात समझ में मैंने क्या बोला कि आप KCl ले लो, KCl में क्या करो मतलब वाटर जो सॉल्वेंट है वो स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो जब स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मैंने क्या ले लिया एक ले लिया, तो जो मेरे पास फॉर्मेशन होगा वो एक्वस होगा। तो इसमें जो चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा चलो फिर मैंने जैसे ले लिया CuSO, क्या ले लिया मैंने जो कि क्या सॉलिड, क्या मिला दिया मैंने एक, जो फॉर्मेशन होगा क्या होगा वो क्या होगा बोलो CuSO4 क्या होगा एक्वस। क्या की बात समझ में मैंने क्या बोला कि आप सॉलिड ले लो, उसमें क्या मैंने एक्वस है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा रहे हैं, तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जब मैंने क्या बोला कि जब आप वाटर मिलाते जाओगे लेकिन ऐसा भी आएगा चेंज नहीं होगा, और जब चेंज नहीं हुआ उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट ना। अब जब आपका ये क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कराओगे तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, इसमें जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा, इसके एंथैल्पी क्या होगी डिफरेंट होगी, इसमें क्या होगा सेम। क्यों देखो अब अगर आप सोचो कि जो KCl है, अगर मैं KCl को ब्रेक करूंगा तो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा ना, ब्रेक होगा। तो जब KCl के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होते हैं तो इनके बीच क्या होता है इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो कि नेग्लिजिबल हो जाता है। इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं दूर दूर हो जाते हैं, कौन के पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग। इस वजह से इसकी एंथैल्पी जो होगी एंथैल्पी ऑफ क्या सॉल्यूशन विल बी सेम और इसकी एंथैल्पी क्या होगी डिफरेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल और देखना है ना, KCl लिया ये सॉलिड है तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें KCl। अब आप देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा तो क्या बनेगा एक ही बनेगा एक्वस होगा ना। तो इसमें जो चेंज आएगा दैट विल नोन एज क्या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कितनी बात समझ रहे क्या कहते हैं बोलो। अगर इसी को ये तो डायरेक्ट चेंज हुआ, अब कैसे हुआ वो देखो। अब आपको पता है कि KCl कैसा है आयोनिक सॉलिड है, कैसा है ये आयोनिक सॉलिड है ना। और आयोनिक सॉलिड में क्या होती है लैटिस, क्या होती है इसमें लैटिस। तो इस लैटिस को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो जब लैटिस को ब्रेक करते हैं तो इसमें ब्रेक होता है वो K पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, और जो कि गैसियस फॉर्म में किस स्टेट में होता है वो गैसियस स्टेट। मतलब 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड को जब मैंने क्या किया ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया उसकी लैटिस को, किसको ब्रेक किया मैंने उसकी लैटिस को। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी।
क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो जो एनर्जी आप दोगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा, उस चेंज को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ क्या? लैटिस। तो चेंज इन लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब देखो जब आपने इसके लैटिस को ब्रेक किया तो किसमें ब्रेक हुआ? ये पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव में, मतलब Cl नेगेटिव एनायन के फॉर्म में ब्रेक हुआ। और कैसा फेज है इसका? गैसियस। अब इसका हम क्या करवा देंगे? क्या करवाएंगे? हाइड्रेशन। क्या करवा देंगे इसका हम? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस क्या? अगर वाटर है तो हाइड्रेशन करवा देंगे, वाटर नहीं है तो क्या करवा देंगे? सॉल्वेशन। तो जब इसका हाइड्रेशन करवाएंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? KCl एक्वस। मतलब आप ये भी कह सकते हो क्या? K पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इतनी बात समझ में? क्यों? तो समझ में आया ना? कुछ नहीं कि अगर KCl डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा एक्वस, तो आपसे पूछा कैसे कन्वर्ट होगा? तो मैंने इसकी लैटिस को ब्रेक किया। लैटिस को ब्रेक करने के लिए अपनी को एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी दोगे आप उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लैटिस चेंज इन एंथैल्पी, है ना? और जो आपका ये क्या बना हुआ आयन के फॉर्म में जो ब्रेक हुआ गैसियस स्टेट में, इसका हम क्या करवाएंगे? हाइड्रेशन। तो जब हाइड्रेशन करवाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये KCl एक्वस या K पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इतनी बात समझ में है ना? अब देखो अगर इसमें मैं हेस लगा दूं, क्या लगा दूं? हेस लगा, तो जो भी चेंज इन क्या आएगा? एंथैल्पी इन सॉल्यूशन क्या होगा? क्या बोलो? डेल्टा H। क्या कहेंगे? बोलो डेल्टा H किसके इक्वल आएगा? हेस लगा डेल्टा H लैटिस, है ना, प्लस डेल्टा H हाइड। इसका करवाएंगे इसका हाइड्रेशन। तो ये कुछ अपना क्या आ जाएगा? हेस लॉ के रिगार्डिंग फार्मूला। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना? अब इसमें और अभी मैंने टर्म यूज किया क्या? लैटिस एंथैल्पी। क्या मैंने देखा? लैटिस एंथैल्पी। अच्छा चला ये क्या है इसको चेक करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ लैटिस एंथैल्पी क्या है, डिफाइन तो क्या कहोगे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होगा उसको ब्रेक करने के लिए, है ना, जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaCl कैसा है? सॉलिड है। कैसा ये? सॉलिड। अगर मैं क्या कर दूं इसको एनर्जी दे दूं तो किसमें ये चेंज हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या ये सही? नहीं। इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? गैसियस के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए इसका फेज? गैसियस। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो चेंज आएगा तब इसकी एनर्जी फॉर्मेशन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के फॉर्मेशन में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज क्या? चेंज इन लैटिस। क्या बोलेंगे उसको हम? चेंज इन लैटिस। ठीक, सेम एज दिस, जैसे मैंने KCl ले लिया, अभी करवाया एग्जांपल, तो क्या बनेगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए कि इसका फेज कैसा होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। अगर गैसियस फेज में है देन विल बी क्या? लैटिस एंथैल्पी इसमें होगा। भाई देखो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है ना? इसको मैंने क्या किया? एनर्जी दी, इसकी लैटिस को ब्रेक किया। तो जब लैटिस को ब्रेक किया तो किसमें फॉर्म होगा? इसका फॉर्मेशन किसमें होगा? केटायन एंड एनायन इन गैसियस फेज। ये इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या देखते हैं इसमें हम? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या देखेंगे इसमें हम? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा ये क्या है? अब आपको सारी दुनिया जानती है, आपको भी पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि जब कोई एसिड और बेस क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूं कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर। ये तो सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, है ना, कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये होता है। लेकिन अगर मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 1 ग्राम ऑफ या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? जब रिएक्ट करते हैं क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर तभी बनेगा। उसकी एंथैल्पी में जब चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ क्या? न्यूट्रलाइजेशन। गॉट इट? है ना? तो न्यूट्रलाइजेशन, हां जैसे आप ये भी पढ़े होंगे कि कोई स्ट्रांग एसिड है, कोई स्ट्रांग बेस है, ये भी है, ठीक है। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस होना चाहिए। जब आपस में रिएक्ट कर जाए तो जिसका फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज क्या? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने जैसे HCl लिया, मैंने क्या लिया? NaOH लिया, ठीक, और मैंने बोल दिया कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बनेगा तो वही क्या? NaCl एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन है, ठीक है ना? अब देखो, अब इसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहां पे कंडीशन है ना? कंडीशन ये है कि अगर
मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जो चेंज इन एंथैल्पी को जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसके इक्वल आएगा, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये कब होगा, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग हो, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, अगर दोनों में से कोई एक वीक होगा, एक वैल्यू होती है ना, अगर आपको पता हो तो क्या होता है, -57.1 या 2 भी लिखते हैं, ठीक, क्या होगा, किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तो ये कब वैलिड है, जब अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब। तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा वो -13.7 या फिर -57.1 आएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अभी इसके और सारे यहां पे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो इधर कितना आएगा, -13.7। व्हाई, बिकॉज़ इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जब आप इसमें फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। अच्छा, मान लो अपने को ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट करना दिया हो, हाउ टू फाइंड, तो कैसे फाइंड करते हैं, आपको फार्मूला पता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बोलो, मोल्स इनटू एन फैक्टर। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्या, टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला करना पड़ेगा, कब, जब ना गिवन हो एक्शन में तब। जैसे अभी इधर देखना, जैसे मैंने लिया HCl ले लिया, मैंने क्या लिया NaOH भी लिया, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना, इधर क्या बनेगा NaCl प्लस H2। अब देखो, जैसे मैंने इसको ले लिया 1 मोल और इसको ले लिया मैंने 2 मोल, ठीक है ना, क्या ले लिया मैंने, ये 1 मोल है 2 मोल। तो अब आप बताओ कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या होगा, -13.7 होगा या फिर इससे कम होगा या फिर इससे ज्यादा। खुद आप सोचो, ये तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब -13.7 दिया है, -13 पॉइंट कितना है 7, है ना। अब कैसे देखना, इधर तो मोल है, अपने को चाहिए क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एक होना चाहिए। बट अब हम क्या करेंगे, इधर से निकाल लेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, एन फैक्टर तो जानते ही हो, एन फैक्टर मतलब एसिड है तो कितना H प्लस है, बेस है तो कितना OH नहीं। चलो इधर कितना आएगा, अगर मैं HCl की बात करूं तो कितना है इधर 1, तो 1 इनटू मोल भी 1 है तो कितना आएगा इधर 1 ही आएगा, है ना। इधर आप बताओ, जैसे मेरे पास कितना है 2 इनटू मोल कितने हैं, कितने मोल 2 और इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो कितना आया 2। अब जरा बताओ, इसका तो 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना ग्राम है 2 ग्राम NaOH, है ना। मतलब कि अगर यहां पे देखोगे तो इक्विवेलेंट भी सेम नहीं आ रहा है ना, तो क्या इधर जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट विल बी -13.7 और नॉट, ऐसा हो नहीं, क्यों, देखो देखने के बाद स्ट्रांग है और आपको इसका रीजन फिलहाल मिलेगा नहीं कि स्ट्रांग भी हो और इसका ग्राम इक्विवेलेंट सेम ना आए, है ना, सेम ही आएगा। और जब नहीं आता है, इसके केस में जैसे मान लो कोई वीक हो तो कोई स्ट्रांग हो, इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, CH3COOH, और मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, बोलो, कोई बेस ले लिया, क्या ले लिया मैंने NaOH, है ना। बताओ, अब देखो ये तो वीक है ना, कैसा एसिड है वीक, ये कैसा है स्ट्रांग बेस, है ना। अब देखो ये वीक है, ये स्ट्रांग, तो यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा -13.7 आएगा, इससे कम आएगा, कम ही आएगा ना। ये कंडीशन जरूर याद रखना, किसके लिए, स्ट्रांग एसिड और प्लस स्ट्रांग बेस के लिए जो वैल्यू होगी, मतलब जो चेंज इन न्यूट्रलाइजेशन होगा एंथैल्पी का, वो कितना आएगा -13.7 या -57.1, है ना। ये तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं, ठीक। तो अपने को इतना इंफॉर्मेशन बस याद रखना है कि स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है, तो वैल्यू कितनी आएगी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, इट विल बी क्या -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अगर नहीं आता है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस नहीं है, दोनों में से कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, है ना, तो क्या आएगा, उससे कम या उससे ज्यादा भी आ सकता है या फिर इक्वल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना, यही आपका है क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, ऐसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए चलो बताओ एंथैल्पी ऑफ क्या ट्रांजिशन, क्या पूछा जाए आपसे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। देखो अब भी इसके बाद का जो है अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, इसके पहले वाले सभी इंपॉर्टेंट है।
है ना। जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ क्या देखा, फॉर्मेशन देखा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखा, है ना, एंथैल्पी ऑफ आपने अभी सॉल्यूशन देख लिया। तो इसके पहले वाले जितने भी ये सब इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा है, ये भी सिंपल है कि जब 1 मोल कोई सब्सटेंस हो और वो एंट्रोपी एग्जिट करता है ना, तो 1 मोल कोई सब्सटेंस क्या करता हो, 1 एंट्रोपी से अदर एंट्रोपी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ क्या, ट्रांजिशन। जैसे आप जानते हो कार्बन है ना, तो कार्बन कैसे एग्जिट करता है ग्रेफाइट में, है ना, तो 1 मोल जैसे मैंने ले लिया क्या, कार्बन, क्या ले लिया मैंने, कार्बन, और इसका फॉर्मेशन कैसा है, ग्रेफाइट, ची मतलब ग्रेफाइट, ठीक है ना। और ये किसमें चेंज हो गया, कार्बन डी मतलब डायमंड में चेंज हो गया, है ना। तो क्या हुआ, एक एंट्रोपी से दूसरे एंट्रोपी का फॉर्मेशन किया, वो कि नहीं, तो इसके एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा नहीं है ना, बस इतना बोल दे कि 1 मोल ऑफ क्या, कोई भी एंट्रोपी का फॉर्मेशन होगा, उसका जो भी चेंज आएगा किसमें, 1 मोल ऑफ नेक्स्ट उसी का क्या बनना चाहिए, एंट्रोपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट, है ना, इधर आपने ग्रेफाइट लिया इधर डायमंड, तो उसी का क्या हो, एंट्रोपी फॉर्म, तो उसके एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सारे एंथैल्पी के बारे में भी और भी है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसके बाद स्पॉन्टेनिटी, है ना, फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखेंगे।